हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। जैसा कि हम बता दें, हम संविधान पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में हम पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत की बुक से। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत की बुक से हम भारतीय संविधान पढ़ेंगे। और लगभग मेरा 4 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और पूरा विस्तार से, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र मतलब संघ जो हमारा देश है, एक भारत है, एक संघ है, राज्यों का एक संघ है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, क्या क्या कह रहा है कि संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। अब देखो, भाग 1 है और भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद का वर्णन है। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि किस अनुच्छेद में, मतलब भाग 1 में कितने अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, तो 4, 1 से 4 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। और इसको संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो चलो सबसे पहले यहाँ से चालू करते हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, या राज्यों का समूह है, संघ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ये ध्यान दो, अनुच्छेद यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत, यानी भारत राज्यों का संघ है। तो ये क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछता है कि संविधान में भारत को किस नामों से दर्शाया गया है। तो सिर्फ इंडिया और भारत, ना हिंदुस्तान भी नहीं है, और मतलब आर्यभट्ट, ये सब नहीं है। सिर्फ संविधान में अगर बात संविधान की करेगा तो उसमें इंडिया और भारत दो नाम का उल्लेख आया है। ठीक है, तो कह रहा है राज्यों का एक संघ है। राज्यों का एक संघ है मतलब कई राज्य मिलकर एक भारत बना है। ठीक है, तो वो बात करता है। फिर आगे हम देखते हैं। अब अनुच्छेद 1 के अनुसार, जो अनुच्छेद 1 है उसके अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, राज्य के क्षेत्र। ठीक है, फिर संघ के क्षेत्र मतलब राज्य के क्षेत्र, उसके बाद संघ के क्षेत्र, और तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। मतलब ऐसा क्षेत्र जिसे किसी भी टाइम द्वारा, किसी भी समय द्वारा भारत सरकार इसको अपना सकता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान अभी तो भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अभी एक अलग देश है, तो लेकिन हो सकता है कि कभी युद्ध करके और भारत को पाकिस्तान को अपने में मिला ले। ठीक है, तो वो भारत का हिस्सा कहा जाएगा। उसके उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, या किसी पार्ट का। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। राज्यों एवं संघ शासित केंद्रों के नाम और उनके क्षेत्र को विस्तार संविधान की पहली सूची में दर्शाया गया है। इस वक्त 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। देखो, थोड़ा सा ये 29 राज्य नहीं, इस वक्त 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप ये याद रखो, ये थोड़ा सा पुराना डेटा हो चुका। तो 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे हम जानेंगे 8 कौन कौन से हैं और 8 कैसे किस तरीके से। ठीक है, तो ये पहली अनुसूची में देखो, हमेशा ये पहली अनुसूची में और पहले अनुच्छेद में ये कहा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है, और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो अगर एक नया राज्य जोड़ा जाता है तो सबसे पहले जो संशोधन होगा वह अनुच्छेद 1 में होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले बदला जाएगा कि अब भैया 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, या 29 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो इसके अनुसार होता है। आगे अब देखो, ये भाग 21 बताता है कि कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, जैसे महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, नागालैंड, असम, मणिपुर, तो तेलंगाना, सिक्किम। लेकिन ये कोई हमारे बारे में, हमको इसके बारे में जरूरी नहीं। हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है ये चीज़। फिर हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि विधि द्वारा ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर वह ठीक समझे वह संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकता है। मतलब अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह कोई नया राज्य बना सकता है। ठीक है, या नए राज्य जैसे क्या है, भारत में अभी 28 राज्य हैं। ठीक है, तो संसद को यह अधिकार है कि वह नया राज्य बना सकता है, या उनके नए राज्य की प्रवेश की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये संसद को अधिकार है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करना पहला, और नए राज्य को के गठन की शक्ति, मतलब नए राज्य मान लो बांग्लादेश का कोई एक एरिया है। ठीक है,
और बांग्लादेश वाले भारत को दे दिए कि भैया ले जाओ, ये आप रख लो। तो क्या भारत संसद इसको अपने में मिला सकती है? ठीक है, तो इसका नामकरण कर देगी, इसको अपने मिला लेगी। तो वो बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। और नए राज्य का गठन, मतलब नए राज्य, जैसे मान लो दो राज्य से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के एक नया राज्य बना दिया, तो ये अधिकार संसद के पास है, ठीक है। तो किसके पास है ये अधिकार? संसद के पास है। और अनुच्छेद 2 में वो बोलता है ये लोग, अनुच्छेद 2 उन राज्यों को जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं के प्रवेश और गठन से संबंधित हैं। और दूसरी ओर अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान में परिवर्तन संबंधित है। देखो अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है जैसे मान लो किसी बाहर देश का कोई हिस्सा है, भारत को मिल गया, तो उसमें मिला सकता है भारत, या जीत लिया या जो भी है, अपने भारत में मिला सकता है, उसको एक भारत का एक राज्य बना सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के अंदर, भारत के राज्य के संघ में ही जैसे 2-3 राज्यों को थोड़ा सा हिस्सा लेके एक नया राज्य बना सकता है, या उनका नाम परिवर्तन कर सकता है, या उनका सीमा परिवर्तन कर सकता है। तो ये सब अधिकार किसके पास है? संसद के पास। तो यही सब बताया गया अनुच्छेद 3 में, ठीक है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी शक्ति के नियम हम जानते हैं। अगर राज्य को संसद की शक्ति हम जानते हैं राज्य के को लेकर एक बनाने में। देखो किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। मतलब संसद को यह अधिकार है कि वह नए राज्य का निर्माण कर सकती है, चाहे वह कुछ राज्यों से लेके क्षेत्रफल लेके, ठीक है, एक नया अलग राज्य बना दे, या एक ही राज्य में 2 राज्य बना दे, वो सारा उसको अधिकार है, ठीक है। सीमा परिवर्तन कर सकता है, राज्य बना सकता है, तो ये अधिकार संसद को है। कौन? अनुच्छेद 3 कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है ये सब अधिकार है। अब देखो किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। अब जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और बढ़ा सकती है भाई, कम भी कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है। तो ये सब अधिकार किसके पास है? ये सब अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद 3 कहता है, ठीक है। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, बिल्कुल सीमा को कम और ज़्यादा कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। किसी राज्य के नाम का परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। मान लो आज कोई राज्य है, उसका नाम भी बदल सकती है संसद, ठीक है। तो ये सब शर्तें, ये सब अनुच्छेद 3 में बताई गई हैं। हालांकि कुछ शर्तों का उल्लेख है, हम नीचे पढ़ते हैं। कह रहा है राष्ट्रपति या संसद। देखो जब संसद कानून बनाती है तो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, ठीक है। तो वो फिर कानून बनता है। अब देखो राज्य विधानमंडल के मतों को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। जैसे मान लो हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, ठीक है। संसद आया और उत्तर प्रदेश का बोला कि अब नाम बदल दिया जाएगा भैया, ठीक है, उत्तर प्रदेश का नाम बदल दिया जाएगा। तो इसमें अब राज्य विधानमंडल, मतलब राज्य विधानमंडल, जो राज्य विधानमंडल के मुखिया होते हैं, मतलब अर्थात मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं, ये रखो, ये नहीं, ये रखो। तो देखो संसद, कोई जरूरी नहीं कि उनकी बातों को मानना पड़े उसको, नहीं, वो संसद के ऊपर है, वो चाहे वो माने और चाहे ना माने, ठीक है। और इसमें राज्य विधानमंडल का कोई मत मानने के लिए बाध्य नहीं होगा संसद, ठीक है, कि भैया ऐसा नहीं कर सकते, तुम ये कर सकते हो, ये तो वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। जो चाहेगा वो कर सकता है। कौन? संसद। मतलब आप सीधे सीधे तौर पे कह सकते हो राज्य के विधानमंडल इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ठीक है। इसको स्वीकार भी कर सकता है, वही कह रहा है, इसको स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, ठीक है। तो ये कह सकते हो इसमें जो राज्य विधानमंडल की शक्ति है या मुख्यमंत्री की शक्ति है वह काम नहीं होती, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं। कह रहा है इस तरह स्पष्ट है कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। मतलब राज्य की उसको कोई अनुमति नहीं चाहिए, वो जो करना है, नाम बदलना है बदल देगी, सीमा परिवर्तन करना है कर सकता है, संसद कर सकता है, ठीक है। अब दूसरे शब्दों में संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। आगे तो ये आपको जानना है। अब अनुच्छेद 4 में क्या कहता है? अनुच्छेद 4 में बताया गया यही सब जो हम अनुच्छेद और 2 और 3 के बारे में हम पढ़े हैं, वो 4 में बताया गया है। में स्वयं यह घोषणा किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, नए राज्यों का निर्माण, सीमा परिवर्तन, क्षेत्रों के नाम परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब आपको पता है अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के संशोधन हैं। आप अगली वीडियो में हम लोग पढ़े थे। तो जब 2 प्रकार के संशोधन हैं तो इस दोनों प्रकार के संशोधन को मैं बताया था उसमें, ठीक है। तो इसके तहत इसका मतलब अगर राज्य का निर्माण हो रहा है या राज्य का सीमा परिवर्तन हो रहा है तो इसके तहत ये संशोधन नहीं किए जाएंगे, ठीक है। 368 के तहत ये संशोधन नहीं माना जाएगा,
ठीक है, इसका एक सामान्य बहुमत होता है और सामान्य बहुमत और साधारण विधेयक के तहत ये किया जाता है। ठीक है, नाम परिवर्तन या सीमा परिवर्तन हुआ, नया राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, अब यहाँ हम आते हैं थोड़ा सा, कह रहा है उच्च न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। मतलब संसद ये नहीं कर सकता कि उसकी सीमा ही समाप्त कर दे, मतलब उस राज्य को पूरा ख़त्म कर दे। ठीक है, ये नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा क्या नहीं कर सकता, अपना कोई हिस्सा, भारत का कोई हिस्सा अन्य किसी देश को नहीं दे सकता। ठीक है, ये संसद के पास ये इतना अधिकार नहीं है। देखो, संसद के पास अधिकार है, मिला सकता है, मिला के बना सकता है, राज्य बना सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपना हिस्सा, अपने भारत का हिस्सा वह किसी अन्य देश को नहीं दे सकता। ये अधिकार संसद को नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे फिर भारतीय क्षेत्र को विदेशों को सौंपना नहीं शामिल, मतलब इसमें कह रहा है इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है, मतलब विदेश को भाई नहीं दिया जा सकता अपना हिस्सा। ठीक है, आगे देखो, आप जब संविधान मेरा अपना देश आज़ाद हुआ तो उसमें लगभग 552 रियासतें थी और 552 रियासतों में से भारत की भौगोलिक सीमा में थी। ठीक है, सारी भारत की भौगोलिक सीमा में थी और 549 भारत में शामिल हो गई थी और बची हुई 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है 552 रियासत थी और 500 में 549 भारत में तो शामिल हो गई थी, लेकिन 3 रियासत थी, कौन कौन सी, ये भारत में मिलने से मना कर दी कि भारत में हम नहीं मिलेंगे, हमारा राजा होगा, हमारा सब कुछ चलेगा, क्योंकि उनको पता था अगर हम भारत में मिल जाएंगे तो जो हमारा अब तो भारत का संविधान बन रहा है। ठीक है, तो संविधान के तहत होगा, फिर राजा का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इन्होंने मिलना मना कर दिया। इसमें थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। फिर भारत में शामिल होने से जब इनकार कर दिया तो यद्यप कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, ये बार बार पूछता है कि हैदराबाद को किस तरीके से मिलाया गया, तो हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह, मतलब वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया और जनता के मत को माना गया और जूनागढ़ को मिला लिया गया। और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिला लिया गया। तो कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिला लिया गया। हालांकि ये एक अपने में अलग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। मैं कभी टाइम पाऊंगा तो मैं ये सारी इसका तीनों राज्य जो रियासत को मिलाया गया, इसका मैं कहानी बताऊंगा। ठीक है, बस अभी इतना याद रखो आपको किस तरीके से कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिला लिया गया। ठीक है, अब ये भी मिल चुके थे। फिर आया धर आयोग। ठीक है, धर आयोग या जेबीपी समिति, मतलब इसका ये भाषा के लिए था। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए आया था। अब देखो इसमें क्या था, जब देशी रियासतों का एकीकरण हो गया तो शेष भारत में विशुद्ध अशुद्धियाँ व्यवस्था थी। ठीक है, अस्थायी व्यवस्था थी, जिनके रूप में अब देखो कुछ आवाज़ तो आवाज़ उठने लगी कि भाषा, राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। ठीक है, तो क्या हुआ, जून 1948 ईस्वी में भारत सरकार ने एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। तो कब नियुक्त की, भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसी के एक साल बाद 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में एक आयोग बना। ठीक है, अब इस आयोग का काम क्या था, देखो अब हम एक सेकेंड, तो अब 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत की समिति का गठन किया गया, जिसमें देखो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। मतलब ये लोग, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये लोग इसके पक्ष में थे। आप कह सकते हो ये इसके पक्षधर थे, इसके पक्ष में थे। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट, जो धर आयोग थी, इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, चलो, हालांकि फिर क्या हुआ, फिर हुआ अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, कब, 1953 ईस्वी में। अब जब मद्रास से तेलुगु भाषा क्षेत्र को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ। कब, 1953 ईस्वी में। और किससे अलग हुआ, मद्रास से अलग हुआ। और किस भाषा के लिए था, तो तेलुगु भाषा। तो तेलुगु भाषा को लेकर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना 1953 ईस्वी में और ये भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। इसके लिए एक लंबा विरोध हुआ, जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोटी श्रीरामुलु
का निधन हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, पोटी श्रीरामुलु का निधन हो गया और 56 दिन के उपवास में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसका विरोध कर रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, उचित नहीं है। ठीक है, अब देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसमें 14 राज्य थे। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो अब हम देखते हैं कि 14 राज्य वो कौन थे और कौन 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो देखो पहले हम केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। त्रिपुरा, मणिपुर, लक्षद्वीप, मिनिकाय, मानद्वीप। ये देखो लक्षद्वीप का एक नाम है मिनिकाय, और मिनिकाय ही पहले इसका नाम था, मीन द्वीप और ये सब नाम था। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और अंडमान। तो ये जब देश आज़ाद हुआ हमारा तो ये केंद्र शासित प्रदेश थे। अच्छा, प्रदेश कौन था? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई और जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश मद्रास, मैसूर और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और एक और पश्चिम बंगाल। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसमें 14 राज्य थे, बस इतना याद रखो, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, कब? जब हमारा देश आज़ाद हुआ। आज कितने हैं? आज 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखो, अब यहीं से राज्य बनना चालू हुआ। फिर महाराष्ट्र और गुजरात। तो अब हम देखते हैं महाराष्ट्र और गुजरात कैसे बना। 1960 की बात है। इसमें 2 भाषाई राज्य बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त कर दिया गया। जो बम्बई राज्य था उसको अलग करके एक महाराष्ट्र मराठी भाषा लोगों के लिए और एक गुजरात गुजराती भाषा लोगों के लिए गुजरात संघ का 15वां राज्य बना। अब देखो जो बम्बई राज्य था उसको तोड़ दिया गया, बम्बई को 2 राज्यों में बांट दिया गया। किसको? एक महाराष्ट्र में बना दिया गया, एक महाराष्ट्र बना दिया गया और एक गुजरात बना दिया गया। तो जो महाराष्ट्र राज्य बना वो मराठी भाषा के आधार पर बना और जो गुजरात राज्य बना वो गुजराती भाषा के आधार पर बना। और वही बम्बई जो था उसे महाराष्ट्र कर दिया गया और गुजरात भारत संघ में 15वां राज्य था। भारत आज़ाद होने के बाद, आज़ादी के बाद पहला राज्य बना था गुजरात और गुजरात भारत का 15वां राज्य बन गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दादरा और नगर हवेली की। ये 1954 में इसका स्वतंत्र होने पर यहाँ पूर्व पुर्तगाल का शासन था। देखो आपको पता है जो गोवा और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप यहाँ सब किसका अधिकार था? तो यहाँ पुर्तगाली का अधिकार था। और आपको पता है कि 1961 में पुर्तगाली को यहाँ से भगाया गया। हालांकि इसकी एक अलग कहानी है, वो भी हम मौका मिलेगा तो बताएंगे आपको। तो 1961 में आज़ाद हुआ। आप कह सकते हो हमारा देश तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन उस साइड जो दादर नगर हवेली और गोवा इस साइड है, इस साइड पुर्तगालियों का कब्जा हुआ करता था। तो 1961 में पुर्तगालियों से इसे आज़ाद कराया गया। ठीक है, तो जब यहाँ पे देखो इसके पहले क्या था? पुर्तगाली का राज था, लेकिन पुर्तगालियों का शासन था। 1961 में यहाँ के लोगों ने स्वयं अपना प्रशासन चलाया। जब 1961 में पुर्तगाली को भगा दिया गया तो यहाँ के स्वयं लोगों ने अपना शासन चलाया। फिर क्या हुआ? 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961, इसे संघ शासित राज्य में परिवर्तित कर दिया गया। 10वां संविधान संशोधन किया गया और इसे 1961 में संघ से मतलब केंद्र राज्य संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे क्या हुआ? फिर गोवा और दमन द्वीप के बारे में हम जानते हैं। अब आपको पता है 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत इन तीनों क्षेत्रों में अधिग्रहण किया, मतलब पुर्तगाली को भगाया। ठीक है, फिर 12वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ और 1962 में इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में मतलब केंद्र राज्य इनको बना दिया गया। ठीक है, और अब बाद में क्या हुआ? देखो गोवा क्या था? गोवा पहले संघ शासित क्षेत्र था। ठीक है, तो अब दमन द्वीप आज भी संघ शासित राज्य है। तो गोवा को 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो बस आपको याद रखना है 1961 में गोवा को दमन द्वीप को दादर नगरी इनको पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया और गोवा को पहले एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन कब? 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य बना दिया गया। और जबकि दमन द्वीप को और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तब से ये केंद्र शासित प्रदेश ही है। फिर हम बात करते हैं पांडुचेरी। अब देखो ये भारत है अपना। ठीक है, तो इधर है गोवा, इधर इस साइड है और ये दमन द्वीप सब इधर साइड है। लेकिन जो पांडुचेरी है ना इधर साइड है, आप कह सकते हो पूर्वी तट पर है। और ये सारे पश्चिमी तट पर है और ये किस तट पे है? पूर्वी तट पे है। तो अब देखो पांडुचेरी के बारे में पढ़ते हैं। अब पांडुचेरी भारत क्षेत्र से पूर्व फ्रांसीसी
पर अधिकार था, मतलब भारत का जब क्षेत्र नहीं बना था तो उसके पहले इस पर फ्रांसीसी का अधिकार था। अब देखो उधर पुर्तगालियों का अधिकार था और इधर फ्रांसीसियों का अधिकार था। तो 1954 में फ्रांस वाले इसको छोड़कर चले गए, भारत को सुपुर्द करके चले गए, छोड़कर चले गए। ठीक है, किसे? पांडुचेरी को। फिर क्या हुआ? 14वां संविधान संशोधन हुआ 1962 में और इसे संघ शासित राज्य बना दिया गया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया पांडुचेरी को भी। फिर आगे नागालैंड 1963 में नागा पहाड़ियों से असम से बाहर आकर बना। ठीक है, भारतीय 16वां राज्य बना नागालैंड, तो आप ये कह सकते हो। फिर हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। 1966 में पंजाब राज्य को तोड़कर हरियाणा को केंद्र शासित हरियाणा को राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को भी 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, 18वां राज्य बना। फिर आगे हम पढ़ते हैं मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 1972 में पूर्वोत्तर राज्य ये बन गए। ठीक है, उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मणिपुर 19वां राज्य बना, त्रिपुरा 20वां, मेघालय 21वां। तो ये राज्य 1969 ईस्वी में 22वां संविधान संशोधन में बने। ठीक है, तो पूछता है तो जो दक्षिण भारत के राज्य हैं ये किस संविधान संशोधन के तहत बने? तो 22वां संविधान। सिक्किम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या था? 74वां संविधान संशोधन, 1974 में सिक्किम में भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई। ठीक है, वहाँ के शासक थे चोग्याल का शासन था, लेकिन उतना कोई जरूरी नहीं है। 35वां संविधान संशोधन हुआ और जब 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, तो सिक्किम को एक समृद्ध राज्य का दर्जा दे दिया गया। और 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत संघ में मिला लिया गया और 22वां राज्य बना। ठीक है, कब? 36वें संविधान संशोधन, लेकिन 35वें संविधान संशोधन ही हो गया था। ठीक है वो। और आगे चलते हैं। अब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, आपको पता है ये तीनों सन 2000 ईस्वी में बने। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। क्रमशः छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और झारखंड बिहार से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। और जो ये तीनों राज्य बने ये 26वां, 27वां और 28वें राज्य। फिर आपको पता है तेलंगाना बना। तेलंगाना 2014 में बना। ठीक है, 2 जून 2014 को। और यह 20वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, मतलब 20वां राज्य, मतलब आप कह सकते हैं 29वां राज्य। ठीक है, तो 29वां राज्य बना। अब अंतिम राज्य यही तो था, तेलंगाना 2014 में बना था। अब क्या हुआ? आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 में भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण किया गया। आंध्र प्रदेश आप पता है मद्रास, अभी हम लोग आगे पढ़े। ठीक है, तेलुगु भाषा के लिए इसको बनाया गया। ठीक है, तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश की राजधानी थी और गुंटूर राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित था उस टाइम। तो इस प्रकार अब क्या हुआ? अब यहाँ पर इस प्रकार राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 1956 में क्रमशः 14 से 6 हो गई। 14 एवं 6 से बढ़कर 2014 में 29 और 7 हो गई। तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। फिर क्या हुआ? अब हम देखते हैं, लेकिन देखो अब आज वर्तमान में क्या है? आज वर्तमान में है हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखो 29 राज्य थे, तो 29 राज्य में जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश अलग कर दिया गया, आपको पता है 31 अक्टूबर, कब? 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर को और तोड़ दिया गया और 2 बांटों में, एक कश्मीर और एक लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो जब यहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब हो गई 10। ठीक है, समझ पाए? अब देखो यहाँ पे 29 था, 29 राज्य था, अब राज्य बचे 28 और केंद्र शासित हो गए 10। फिर क्या हुआ? आपको पता है दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, इनको मिलाकर एक कर दिया गया। ठीक है, दोनों को मिला दिया गया, एक कर दिया गया। तो अब यहाँ से जो एक केंद्र शासित प्रदेश था वो क्या हो गया? एक हो गया। तो अब यहाँ से क्या हो गया? ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, क्योंकि 2 को मिलाकर एक कर दिया। ठीक है, तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है। और अब देखो ये कहाँ पे क्या है? देखो कौन कौन से राज्य हैं? अब ये अंडमान निकोबार, ये केंद्र शासित प्रदेश को हम पढ़ते हैं। चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप और दिल्ली, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। तो अब देखो ये क्या है? ये एक हो गए। ठीक है, ये हो गए एक। तो अब इनकी संख्या हो गई कितनी? 6। और उधर 2 और बढ़ गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये 2 और बढ़ गए, तो अब हो गए 8। ठीक है, तो ये है। आगे चलते हैं और यहाँ पे है कुछ चीज़ें हम जानते हैं। अब देखो ये तो रहा कि राज्य कैसे कैसे बने, लेकिन कुछ राज्यों का नाम भी चेंज हुआ। ठीक है, उस दरमियान कुछ राज्यों का नाम भी परिवर्तन हुआ, तो उसको हम जान लेते हैं।
देखो संयुक्त प्रांत भारत का पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तन हुआ और 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, और 1969 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। देखो उत्तर प्रदेश पहला राज्य था, संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तन किया गया और 1950 में इसे उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 1969 ईस्वी में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु कर दिया गया। 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक कर दिया गया। इसी वर्ष लकाद्वीप या मिनिकॉय का नाम अमीनी द्वीप कर दिया गया, मतलब लक्षद्वीप कर दिया गया इसका नाम जो था। और 1922 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, यह बदलाव 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। इसी वर्ष पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर हम आगे चलते हैं और फिर हम देख लेते हैं अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि संघ के क्षेत्र का नाम अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, नए राज्यों की स्थापना मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल सीमा परिवर्तन, मतलब सीमा परिवर्तन और कर सकता है। और अनुच्छेद 4 इन्हीं के बारे में बताया गया है। तो बस दोस्त आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।